A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 11th of January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Biggle for Restraint. देखो बिगल क्या होता है, ये बिगुल बजाना जो होता है फॉर रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, कह सकते हैं जिसको कंट्रोल कह सकते हैं आप। तो यानी संयम का बिगुल ऑन स्केड्यूलिंग ऑफ 5 असेंबली इलेक्शंस। तो इंडिया के अंदर 5 ऐसे स्टेट्स हैं, पंजाब हो गया, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अभी असेंबली इलेक्शंस होने हैं। एट द सेम टाइम फिलहाल कोविड का खतरा भी बना हुआ है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए तो हमें क्या करने की जरूरत होगी, एक रिस्ट्रेन करने की जरूरत होगी, खुद को एक संयम के साथ दिखाने की जरूरत होगी। ये सारे के सारे इलेक्शंस संयम के साथ होने चाहिए, कोविड के प्रोटोकॉल से उनका पालन करते हुए होने चाहिए। तो इसी बात को इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। हाउएवर एडवर्शियल, एडवर्शियल का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद। इलेक्शंस should not allow for a socially सामाजिक डिविजिव कैंपेन। डिविजिव का मतलब होता है डिवाइड करना, राइट। तो यानी ये जो फिलहाल इलेक्शंस होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं 5 स्टेट्स के अंदर, तो ये इलेक्शंस क्या नहीं होने चाहिए। हालांकि ये इलेक्शंस अपने आप में कंट्रोवर्शियल हैं, विवादास्पद हैं, लेकिन इस इलेक्शंस की वजह से ये कंपेनिंग जो होगी, फिलहाल ये जो इलेक्शंस की कंपेनिंग की जाएगी, तो इस कंपेनिंग का वर्स्ट इफेक्ट ना पड़े समाज के ऊपर और समाज कहीं ना कहीं टुकड़ों में ना बढ़ जाए। तो यानी कि कंपेनिंग हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इलेक्शंस की वजह से समाज को डिवाइड नहीं करना है, समाज को एकजुट रहना चाहिए, समाज को अलग करने की जरूरत ना की जाए। The schedule for assembly elections in 5 states announced by the Election Commission of India on January 8 was along expected lines। देखिए, तो फिलहाल जो 5 स्टेट्स के अंदर, इंडिया के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस होने हैं, उन असेंबली इलेक्शंस का जो अनाउंसमेंट किया गया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 8 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट किया, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड नहीं था, उम्मीद से परे था। तो फिलहाल अगर देखा जाए, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है और कोविड के दौर में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है कि इलेक्शंस कहीं ना कहीं आगे पोस्टपोन हो जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अनाउंसमेंट किया है कि 8 जनवरी को ये अनाउंसमेंट आया कि 5 जो स्टेट्स है जहां पे असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो अनाउंसमेंट थी ये उम्मीद से हटकर थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा अनाउंसमेंट हुआ। Polling will begin in Uttar Pradesh on February 10 and end on March 7। देखिए, और अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश जो पोलिंग होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो फरवरी के अंदर स्टार्ट होगी, 10 फरवरी को स्टार्ट होगी, और जो कंक्लूड होगा वो 7 मार्च तक, मतलब इलेक्शन वहां पर खत्म होगा। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे एक बड़ा स्टेट कह सकते हैं आप अपने आप में। अगर हम पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये 7 फेजेस के अंदर, स्पेनिंग का मतलब स्प्रेड, 7 फेजेस। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो इलेक्शन होगा वो 7 फेजेस के अंदर होगा। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो इन 7 फेजेस के अंदर ये इलेक्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। द मणिपुर पोल्स वुड बी हेल्ड इन 2 फेजेस। और जब तक मणिपुर की अगर बात की जाएगी तो उसका 2 ही फेजेस के अंदर, 2 चरण में उसका इलेक्शन होने वाला है। गोवा, पंजाब एंड उत्तराखंड पोल्स इन 1। और जहां तक गोवा की, पंजाब की और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर एक ही चरण में इलेक्शंस हो जाएंगे। गिवन का मतलब होगा कंसीडर करना, द साइज ऑफ स्टेट्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। और ऑब्वियस सी बात है, मतलब अगर देखा जाए जब पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया जाता है इलेक्शन के दौरान, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से स्टेट के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। अगर देखा जाए
उत्तर प्रदेश जो कि अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलेटेड स्टेट है, तो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं स्टेट के हिसाब से इन पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से डिप्लॉय किया जाएगा। द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब है किसी चीज को तोड़ देना, द पोलिंग इनटू 7 phases दिस टाइम। और कहीं ना कहीं मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने सारे के सारे इलेक्शंस को 7 चरण के अंदर बांटा है, एज इन 2017 असेंबली पॉल्स, जैसा कि 2017 के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो उसके अंदर भी 5, उसके अंदर भी इसी तरीके से ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 चरणों में इलेक्शन को बांट दिया था। In the UP elections, the ECI has stuck to its earlier pattern of starting with constituencies in western part of the state and first and then moving towards the east। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ECI जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या करेगी, असेंबली इलेक्शन जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, तो पहले जितनी भी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर पड़ती है, उत्तर प्रदेश के वेस्ट साइड में पड़ती है, तो पहले वेस्ट के अंदर इलेक्शंस होंगे और उस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेगी। पहले उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि वेस्ट के अंदर पड़ते हैं, तो वेस्ट से होते हुए ईस्ट की तरफ जो इलेक्शन होंगे वो इसी पैटर्न के हिसाब से होंगे। एंड डिसमिसिंग द रिपोर्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी आस्किंग फॉर फेजेस टू बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए, जब ECI ने ये बोला कि जो इलेक्शंस होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होंगे, तो ECI ने ऐसा अनाउंसमेंट किया। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने रिक्वेस्ट किया था, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से डिमांड किया था कि इलेक्शन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड की थी भारतीय जनता पार्टी ने, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं इसका ग्रामर कंसेप्ट, देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले शुड नॉट अलाउ। देखो शुड नॉट नेगेटिव हो गया, वैसे शुड प्लस V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया और अलाउ आपका बेस फॉर्म हो गया। विल बिगिन, ये आपने फ्यूचर इंडेफिनाइट यूज कर लिया, विल के बाद आपने V1 यूज कर लिया। गिवन का वैसा मतलब होता कंसीडर करना किसी चीज को। हैज स्प्लिट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और उसके बाद अगर देखें ऑफ स्टार्टिंग, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया और उसके बाद स्टार्टिंग आपने यूज कर लिया जीरेंड है, जो कि V1 प्लस ING आपने यूज कर लिया, तो ये जीरेंड है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। Chief Election Commissioner Sushil Chandra said that the polls would be held from west to east, that no party had made a demand during the Election Commission India's visit to UP in December to change this। तो अभी फिलहाल देखा जाए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा, तो उन्होंने बीजेपी ने जो उनसे डिमांड की थी, बीजेपी ने क्या डिमांड की थी कि इलेक्शन क्या होना चाहिए, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होनी चाहिए, तो ये बीजेपी की डिमांड थी। लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा, उन्होंने कहा कि मतलब जो इलेक्शन होंगे वो तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही होंगे, क्योंकि जिस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विजिट किया था यूपी के अंदर दिसंबर के अंदर, तो उस टाइम किसी भी स्पेसिफिक पार्टी ने किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की थी कि इलेक्शन कहां से होना चाहिए, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होनी चाहिए। तो उन्होंने इस तरह की कोई डिमांड नहीं की थी। बीजेपी ने कहा कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ होना चाहिए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है कि पहले वेस्ट में होंगे और फिर ईस्ट में होंगे। द फार्म प्रोटेस्ट, अभी फिलहाल जो कि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, हैव हैड मोर ऑफ एन इम्पैक्ट इन वेस्टर्न यूपी। क्योंकि अगर देखा जाए अब ये जो बीजेपी की जो डिमांड है वो क्यों कर रही है, क्योंकि अगर वेस्ट के अंदर इलेक्शंस होंगे पहले यूपी के अंदर, तो वहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा क्या किया गया था, उसको प्रोटेस्ट किया गया था कहीं ना कहीं, क्योंकि जो फिलहाल अभी जो कृषि कानून को लेकर बीजेपी को बुरी तरीके से
क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा पंजाब के अंदर और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी को क्या करना पड़ा था, वहां पर फार्म प्रोटेस्ट था, जिसकी वजह से बीजेपी को हो सकता है कि इलेक्शंस में नुकसान हो, और इसी नुकसान से बचने के लिए पहले बीजेपी चाहती है कि ईस्ट में इलेक्शंस को कराया जाए, बाद में वेस्ट के अंदर कराया जाए। The announcement of the poll schedule also came with a total ban on physical campaigning till January 15 due to COVID-19 pandemic entering its third wave. और जैसे ही मतलब ये जो अनाउंसमेंट हुआ 8 तारीख को, ये अनाउंसमेंट हुआ 8 जनवरी को कि इलेक्शंस होंगे 5 स्टेट्स के अंदर, तो तब तक अगर देखा जाए तो 15 जनवरी तक किसी भी तरह का कोई फिजिकल कैंपेनिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि कोविड का फिलहाल दौर चल रहा है और कोविड की जो थर्ड वेव है, तीसरी लहर जो है वो आने वाली है। हम तीसरी लहर के अंदर एंटर कर चुके हैं और इसी थर्ड वेव को देखते हुए, कंसीडर करते हुए ये अनाउंसमेंट भी किया एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि किसी भी तरह का कोई फिजिकल कैंपेनिंग नहीं होगी, आप ऑनलाइन कैंपेनिंग कर सकते हैं। द ECI प्लान्स ऑन रिव्यूइंग द सिचुएशन, और अभी ECI ने क्या किया, प्लान किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये योजना है कि वो रिव्यू करेगी सिचुएशन को, इंक्लूडिंग प्रिवेलिंग पॉजिटिविटी रेट्स इन द स्टेट्स। और मतलब फिलहाल 15 जनवरी तक तो किसी भी तरह का फिजिकल कैंपेनिंग नहीं होगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले सिचुएशन को रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद वहां की पॉजिटिविटी रेट्स को देखा जाएगा कि कितने वहां पर कोविड केसेस है, सिचुएशन वहां की कैसी है। उसके ही बाद क्या किया जाएगा, बिफोर डिसाइडिंग ऑन अलाउइंग एनी रैलीज आफ्टर 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी तक तो टोटल बैन है किसी भी तरह की फिजिकल रैली को लेकर, फिजिकल कंपेनिंग को लेकर। लेकिन 15 जनवरी के बाद जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोविड का सिचुएशन देखेगा और कोविड की सिचुएशन देखने के बाद ही इस चीज का डिसीजन लिया जाएगा क्या फिजिकल कैंपेनिंग अलाउ की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। टिल देन, जब तक candidates and parties have been encouraged to use online ways to reach out to voters, और तब तक ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी को इस बात के लिए एनकरेज किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है कि वो अपना कैंपेनिंग जो है वो ऑनलाइन वे से कर सकते हैं, यानी सोशल मीडिया वगैरह को यूज करके वो कर सकते हैं अपनी कैंपेनिंग, थ्रोइंग अ चैलेंज। लेकिन ये जो एक फिलहाल अगर देखा जाए ऑनलाइन, अगर ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं, अगर वो अपनी कैंपेनिंग जो होगी ऑनलाइन करेंगे तो इससे एक तरह का थ्रोइंग अ चैलेंज, ये कहीं ना कहीं एक चुनौती होगा ECI के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, टू इलेक्शन अथॉरिटीज ऑन एनफोर्सिंग। एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, इंप्लीमेंट करना, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात की जाए, आचार संहिता जो होती है, आचार संहिता जो होती है उसको लागू करने में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी है उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आप कैंपेनिंग जो है वो ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं तो किस तरीके से आचार संहिता लगेगी। तो ये चीजें अपने आप में, एट द सेम टाइम मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब वो अपना कंपेनिंग करती है तो कंपेनिंग के दौरान उनको एक फिक्स अमाउंट दी जाती है, एक्सपेंडिचर, उनको अमाउंट फिक्स की जाती है कि आप इतना एक्सपेंड कर सकते हो, इतना स्पेंड कर सकते हो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, अपनी कंपेनिंग के लिए, एट द सेम टाइम और आचार संहिता लगाने के लिए। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि किस तरीके से वो आचार संहिता लगाएगी, एट द सेम टाइम किस तरीके से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना एक्सपेंडिचर कर रही है अपनी कैंपेनिंग के ऊपर। तो ये दोनों चीजों को मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। कंसिडरिंग द फैक्ट, अगर इस तथ्य को हम कंसीडर करते हैं, इस तथ्य को हम अगर इस तथ्य के बारे में अगर हम सोचते हैं दैट सेवरल इमोटिव का मतलब हो गया इमोशनल, फुल ऑफ इमोशंस,
एंड कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल का मतलब हो गया एक तरीके से विवादास्पद इशू आर एट प्ले। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो फैक्ट ये है कि बहुत सारी मतलब इमोशनल और जो इमोशनल इश्यूज होंगे, कंट्रोवर्शियल विवादास्पद इश्यूज होंगे, ये इलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ टफ टेस्ट फॉर ईसीआई। और ये फिलहाल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ये अपने आप में उसके एक बहुत ही टफ, बहुत ही कठिन परीक्षा है उसके लिए कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 5 स्टेट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से इलेक्शन करवा पाती है। इट विल हैव टू रेनफोर्स इट्स, रेनफोर्स का लागू करना हो गया एक तरीके से। इट विल हैव टू इन्फोर्स इट्स impartiality and rigor to ensure that the rules of game are followed by all parties। और कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग भी होने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि इट विल हैव टू एनफोर्स, वो क्या चाहेगी, इट्स इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब हो गया एक तरीके से ऑनेस्टी, ईमानदारी। रिगोर का मतलब हो गया एक तरफ से टफनेस, दैट रूल्स ऑफ गेम्स आर फॉलोड बाय ऑल पार्टीज। और जो भी रूल एंड रेगुलेशंस ईसीआई के द्वारा दिए जाएंगे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इन इलेक्शंस के दौरान फॉलो करने के लिए, तो इस बात को इंश्योर करना होगा कि ईसीआई को जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी नियम कायदे डिसाइड किए गए हैं चुनाव के लिए, इलेक्शंस के लिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को उन सारे नियमों का पालन करना होगा और स्ट्रांगली उनका पालन करना होगा। तो ये बात कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंश्योर करनी होगी। सो दिस इज अ सेकंड स्लाइड। Now let us discuss the grammar concept। देखो, would be held, would आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद be प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। have के बाद had आपने यूज किया जो कि थर्ड फॉर्म होगी आपकी, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। on आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने allowing यूज कर लिया जो कि V1 प्लस ing gerund है आपका। will have to फ्यूचर कंपल्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है। एंड आर फॉलोड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका ये। लेट अस मूव ऑन टू अवर लास्ट स्लाइड। पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, मस्ट टेक स्पेशल केयर नॉट टू ओनली फॉलो द एमसीसी, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आचार संहिता, but also observe COVID related additional restrictions on campaigning। देखिए यहाँ पर मतलब अभी दो चैलेंजेस रहेंगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की भी अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज का ये एक तरीके से उनका भी एक ऑब्लिगेशन बनता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सबसे पहले कि जितने भी ईसीआई द्वारा रूल एंड रेगुलेशन सेट किए जाएंगे, जो आचार संहिता के जो नियम है, कायदे हैं, उनको फॉलो करें, उनको पालन करें। एट द सेम टाइम कोविड रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड रिलेटेड जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन सभी रिस्ट्रिक्शंस का भी पालन करें कंपेनिंग के तहत। क्योंकि अभी बहुत अगर हम देखा जाए तो कोविड का थर्ड वेव चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर, तो नंबर ऑफ केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोविड रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उनका पालन करें। एट द सेम टाइम आचार संहिता का भी पालन करें। रूलिंग पार्टीज बोथ आर at the center and state have to bear an extra burden of ensuring that they do not misuse official machinery to influence the elections। और at the same time अगर देखा जाए स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार जो है या राज्य सरकार जो है, उनके लिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि वो किसी भी तरीके से जो मशीनरी है, ऑफिशियल मशीनरी है, उसका यूज ना करे इलेक्शंस के लिए। यानी कहीं ना कहीं अगर एक स्पेसिफिक पार्टी सत्ता के अंदर है, चाहे वो केंद्र सरकार के अंदर हो चाहे राज्य सरकार के अंदर हो, तो वो अपना पावर का मिस यूज करके इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने का, प्रभावित करने का प्रयास ना करें। सोशल मीडिया हैव मेड टॉक्सिसिटी का मतलब होता है वैसे ग्रेव हार्मफुलनेस और डेडलीनेस, यानी किसी भी चीज का
मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हो, नेगेटिव जो होता है, नकारात्मक जो प्रभाव होता है उसको कह सकते हैं टॉक्सिसिटी। अलो रिस्क मतलब हो गया एक तरीके से एक्सपोज टू एनी डेंजर। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो फिलहाल अगर जो कंपेनिंग की बात की जा रही है, क्योंकि फिजिकल कंपेनिंग तो की नहीं जा सकती अभी कोविड के दौर के अंदर, तो ईसीआई ने मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ किया है कि वो सोशल कंपेनिंग कर सकते हैं। लेकिन सोशल कंपेनिंग का अपने आप में क्या है, एक रिस्क है, डेंजर है, कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हेट स्पीच को प्रमोट किया जा सकता है, गलत रिलीजियस जो इश्यूज है उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं सोशल मीडिया के ऊपर वैसे वायरल हो जाती हैं। तो सोशल मीडिया को भी एक एक बहुत ही वैलिड तरीके से इसको यूज किया जाना चाहिए। हाई रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर पॉलिटिकल कैंपेन्स causing serious harm to social cohesion and national integrity। और मतलब अगर ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले सोशल मीडिया का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको भी कम नहीं किया जा सकता, उसको उसको कम समझा नहीं जा सकता है। एंड हाई रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन, हाई रिवॉर्ड और मतलब वो सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट जिसके तहत मतलब पॉलिटिकल कैंपेनिंग की जाएगी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे कोई सीरियस कोज हो किसको, सोशल कोहेशन। कोहेशन का मतलब हो गया एक तरीके से यूनिटी, एकजुटता, एंड नेशनल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब होलनेस, संप्रभुता। यानी अगर पहली बात की जाए कि अगर किसी भी तरह का कोई कंपेनिंग की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, या कोई भी पॉलिटिकल कंपेन किया जाता है, किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है कंपेनिंग के लिए, तो इस बात का इंश्योर किया जाना चाहिए कि इससे हमारा जो सामाजिक जो एकजुटता है, सोशल कोहेशन है और नेशनल इंटीग्रिटी है, जो हमारे देश का संप्रभुता है, उसको किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो, उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। द ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है वैसे किसी तौर को वॉयलेट करना, किसी चीज को तोड़ना। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी इन पंजाब टुक अ पॉलिटिकल कलर। अभी फिलहाल देखा जाए तो पिछले 5 या 6 तारीख को देखा जाए तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो पंजाब के दौरे पर थे। तो कहीं ना कहीं जिस रास्ते से वो जा रहे थे, तो उस रास्ते पे प्रोटेस्टर्स वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और उनकी सिक्योरिटी थी जो, उनके सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक वायलेशन देखने को मिला, और जिसकी वजह से उनको अपना जो वो कंपेनिंग के लिए जा रहे थे तो उनको वापस आना पड़ा। अब ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है उसने एक राजनीतिक रंग ले लिया है, पॉलिटिकल कलर ले लिया है। बट द इशू मस्ट नाउ बी लेफ्ट टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, किसका, जहां पे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सिक्योरिटी के अंदर कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया, उनकी सिक्योरिटी के अंदर चूक जो की गई थी। तो ये जो मुद्दा है फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, which had decided to appoint a judicial commission to inquire into it। और फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो एक जुडिशियल इंक्वायरी करने के लिए एक कमीशन वहां पर बैठा दिया है, जो कि इस पूरे मुद्दे की क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। द सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब कंटेंट हो गया। एंड रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब होता है वैसे यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली टू प्लीज और परस्यूड, मतलब जब कोई भी इंसान अपने जो बोलने की जो क्षमता है उसको यूज करता है किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को परस्यूड करने के लिए, ऑफ कैंपेन विल बी एडवर्शियल इन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। और फिलहाल अगर देखा जाए जो कंटेंट रहेगा या बहुत वक्र पटुता जिसको बोलते हैं, मतलब वक्र पटुता मतलब बोलने की जो कला है, कैंपेन विल बी एडवर्शियल इन मल्टी डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है तो वहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इस पॉलिटिकल पार्टीज के अगर देखा जाए हमारी डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेनिंग करेगी, और मतलब कहीं ना कहीं वो जो उनकी बोलने की जो कला है उसको यूज किया जाएगा, कंटेंट को अलग अलग तरीके से यूज किया जाएगा। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी आचार संहिता के जो नियम कायदे हैं उसका पालन किया जाए, और जो भी ईसीआई द्वारा सेट रूल्स है इलेक्शन को फॉलो करने के लिए तो उन सभी का पालन किया जाए। बट नीड नॉट एंड मस्ट नॉट बी सोशली डिवाइसिव, डिवाइसिव का मतलब बंटवारा। लेकिन
कंपेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप समाज को टुकड़ों में बांट दो। तो इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि आप अपनी कंपेनिंग कर सकते हो, लेकिन कंपेनिंग इस कोस्ट पर नहीं होना चाहिए, इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि आप समाज को टुकड़ों में तोड़ दो। The election must be a celebration of democracy, not a threat to it. और जो इलेक्शन होता है वो एक उत्सव होता है हमारी लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जब आप इलेक्शन होता है तो हम लोकतंत्र के लिए उत्सव के समान है, ना कि एक थ्रेट, ना कि एक खतरे के समान। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इन 5 स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज की इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहली बात तो जो कोविड रिलेटेड जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उन रिस्ट्रिक्शंस का पालन किया जाए। एट द सेम टाइम जो ईसीआई ने जो सेट रूल्स किए हैं, इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी रूल्स डिसाइड किए हैं इलेक्शंस के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो उनका पालन किया जाना चाहिए। एंड और बहुत ही एक अच्छे तरीके से, एक सभ्य तरीके से इन इलेक्शंस का क्या होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, अच्छे से इनको कंक्लूड किया जाए, इनका निष्कर्ष निकलना चाहिए जिससे कि लोकतंत्र की जीत हो। तो इस तरीके से फिलहाल देखा जाए तो इलेक्शंस होने चाहिए और किसी भी तरह का कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ आवर लास्ट स्लाइड। देखो, मस्ट टेक, मस्ट आपका वैसे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ये एक मॉडल वर्ब है। और उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। उसके बाद देखो हैव मेड, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। मोदी सिक्योरिटी, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है जो कि आपका पोजीशन बताने के लिए यूज किया गया है। सिक्योरिटी देखिए यहाँ पे मोदी सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो मोदी की सिक्योरिटी, तो अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर आपने लगाया है जो कि पोजीशन बताने के लिए यूज किया जा रहा है। सिक्योरिटी यहाँ पे नाउन हो गया। विल बी ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। और उसके बाद अपने एडवर्शियल, जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रोवर्शियल, विवादास्पद, जो कि आपका एक तरीके से एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.